साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वी टू स्टोन सेतु। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वी टू स्टोन सेतु। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वी टू स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसका परिपथ किस प्रकार से खींचा जाता है और साम्यावस्था के प्रतिबंध क्या है और इसमें जो प्रतिरोध हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग ये फिगर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर होता है वी टू स्टोन सेतु का, क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पर 4 प्रतिरोध मान लेते हैं P, Q, R, S। इस प्रकार से हम 4 प्रतिरोध ले लेते हैं और इन चारों प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि हमें एक वर्गाकार आकृति प्राप्त हो जाए। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन हम उसे बोलते हैं कि जब हमारे पास कई सारे प्रतिरोध हों, तो जब हम पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा प्रतिरोध है ना, इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो भी हमारा संयोजन होता है, इनको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर वी टू स्टोन सेतु में हम क्या करते हैं, जो हमारे चारों प्रतिरोध हैं P, Q, R, S, इनको इस प्रकार से संयोजित करते हैं श्रेणी क्रम में कि हमें एक वर्गाकार आकृति प्राप्त हो जाए। यहाँ पर इस समायोजन में हमारे पास 2 कुंजी होती हैं। एक कुंजी होती है K1 और दूसरी होती है K2। जो K1 कुंजी होती है ये सेल के लिए है और जो हमारी K2 कुंजी हमने यूज की है ये धारा मापी के लिए है। तो यहाँ पर इस वी टू स्टोन सेतु में जो चतुर्भुज हमें दिख रहा है ABCD, इसको हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जो हमारी सेल की कुंजी K1 है और जो हमारी धारा मापी वाली कुंजी K2 है, ये दोनों बंद करने पर, इन दोनों को क्या करने पर? बंद करने पर जो हमारा धारा मापी है ना, इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप ना हो, मीन्स इसकी सुई बिल्कुल भी ना हिले। तो जब हम चतुर्भुज ABCD को इस प्रकार से व्यवस्थित कर ले जाते हैं, तो इस कंडीशन को, इस दशा को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलन की अवस्था। कि जो हमारा वी टू स्टोन सेतु है ना, ये संतुलन की अवस्था में है। कब? जब कुंजी K1 और K2 दोनों को बंद कर दिया जाए और हमारा जो धारा मापी है ना, उसमें बिल्कुल विक्षेप ना हो, तब हम कहेंगे कि जो हमारा वी टू स्टोन सेतु है ये किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वी टू स्टोन सेतु कब संतुलन की अवस्था में होता है। जब हमारा वी टू स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगती है कि जो हमारा चतुर्भुज ABCD है, इसमें जब हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में है, तो जो हमारा चतुर्भुज है ना ABCD, इनकी किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं पर, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं पर लगे हुए जो प्रतिरोध हैं, जैसे संलग्न भुजा यहाँ पर कौन सी? एक हो गई AB और दूसरी हो गई BC। तो इन पर जो लगे हुए प्रतिरोध हैं, जैसे यहाँ पर AB पर प्रतिरोध P है, BC पर प्रतिरोध क्या है? Q है। तो यहाँ पर बताया गया कि जब हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में है, तो चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, किसका अनुपात? प्रतिरोधों का अनुपात। जैसे यहाँ पर AB का प्रतिरोध P है, BC का प्रतिरोध Q है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? P अनुपाते Q। तो किन्हीं 2 भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं की, अब शेष कौन सी 2 भुजा बची है? AD बची है और DC बची है। तो शेष 2 भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो शेष 2 भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा? R अनुपाते S। तो इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा कि जब हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा P/Q, क्या चीज़? P/Q बराबर होगा R/S के। ये कहाँ से आया? ये सेतु की संतुलन अवस्था की एक दशा है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है P/Q बराबर R/S, किसके लिए? वी टू स्टोन सेतु के लिए। अब हम करते क्या है, इस वी टू स्टोन सेतु में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम लगाने के लिए इस वी टू स्टोन सेतु को मुख्यतः हम 2 भागों में, मीन्स 2 बंद पास में डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारा चतुर्भुज ABCD
डी है इसे हम लोग इस प्रकार से बांटते हैं कि एक बंद पास हमारा होगा ए बी डी ए और दूसरा बंद पास हमारा होगा सी बी डी सी। तो इस प्रकार से दो बंद पास हो जाएंगे। तो एक बार हम लोग पहले बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाएंगे और दूसरे बार हम लोग दूसरे वाले बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का नियम लगाने के लिए हम लोग अपने व्हीटस्टोन सेतु में धारा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये ई सेल दिखाया गया है और इधर धनात्मक दिशा से धारा निकलेगी और ऋणात्मक दिशा पर आकर समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से धारा निकलती है धनात्मक दिशा से आई धारा, हम लोग कितनी मान लेते हैं, जो यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है वो आई एम्पियर है और यहाँ से धारा निकलकर पॉइंट ए तक पहुँचती है। अब पॉइंट ए पर पहुँचने के बाद क्या दिख रहा है हमें कि जो धारा आई थी ना ये दो भागों में बट गई। तो एक ए पर आने के बाद करंट बी की ओर गई है और एक ए पर आने के बाद करंट डी की ओर गई है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि करंट जो आई है पॉइंट ए तक, ए पर आने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाएगी। तो जो बी की तरफ जाएगी उसे हम I1 कह देंगे और जो डी की तरफ जाएगी इसे हम I2 कह देंगे। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि जो I है ना ये बराबर है I1 प्लस I2 के, मीन्स वही धारा दो भागों में बटी है तो उसको हम फिर से जोड़ देंगे तो फिर से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारा डी की ओर करंट जा रही है वो I2 है और जो बी की ओर करंट जा रही है वो क्या है I1 है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रतिरोध P है इसमें I1 धारा गई और जो हमारा प्रतिरोध R है इसमें कौन सी धारा गई, I2 धारा गई। इसके बाद B पर जाने के बाद दिख रहा होगा यहाँ से दो रास्ते हैं, एक G की तरफ और एक किसकी तरफ, C की तरफ। परंतु संतुलन की अवस्था में जो धारा मापी G है ना इसमें करंट नहीं जाएगी। तो फिर B पर आने के बाद I1 धारा किधर से जाएगी, C की ओर जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध Q है इसमें धारा I1 जाएगी। इसी प्रकार नीचे जहाँ हमारी I2 धारा पॉइंट D तक पहुँची थी, D पर पहुँचने के बाद वो C की ओर जाएगी, मीन्स जो प्रतिरोध S है उसमें धारा I2 जाएगी। तो I1 हमारा B से होते हुए C तक पहुँचेगी और I2 हमारा D से होते हुए C तक पहुँचेगी। इसके बाद C पर आने के बाद दोनों फिर से कंबाइन हो जाएंगी। तो C पर कौन सी धारा आएगी, I1 प्लस I2, मीन्स इसे हम I बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बिंदु C से I करंट निकलेगी और वो कुंजी K1 के माध्यम से E पर जाकर के यानी सेल में जाकर के समाप्त हो जाएगी ऋणावेश पर। तो अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का जो लूप संबंधी नियम है वो लगाएंगे बंद पास एक में। बंद पास एक हमारा A B D A है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं I1, मीन्स किरचॉफ का नियम ही कहता है धारा गुणे प्रतिरोध और उनका सभी का बीजगणितीय योग लेते हैं। मीन्स अगर धारा की दिशा में ही दूसरा प्रतिरोध है तो जुड़ेगा, अपोजिट दिशा में है तो घट जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, हो जाएगा I1 गुणे P। इसके बाद हम लोग B पर आने के बाद D जाएंगे। तो B से जब हम D की ओर जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध नहीं लगा है लेकिन यहाँ धारा मापी G लगा है और इसमें करंट 0 जा रही है, इसलिए हम लिखेंगे 0 गुणे G। और इसके बाद हम D पर आने के बाद A की ओर जाएंगे। D पर आने के बाद कहाँ जाएंगे, A की ओर। और यहाँ दिख रहा है कि जो करंट है ना वो D से A की ओर नहीं जा रही है, A से D की ओर आ रही है। इसका मतलब हम अपोजिट जा रहे हैं तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। और प्रतिरोध R है और गुणे इसमें धारा कितनी है, I2, तो हो जाएगा माइनस का I2 गुणे R और ये पूरा इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा I1 गुणे P प्लस 0 गुणे G माइनस I2 गुणे R बराबर 0 के। तो ये हमारा बंद पास एक के लिए आ जाएगा। यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे कि यहाँ G जो है धारा मापी का प्रतिरोध है और संतुलन अवस्था में इसमें धारा कितनी होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से अपने समीकरण से हम जो 0 को गुणा करेंगे G में तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा I1 गुणे P माइनस I2 गुणे R बराबर 0। तो माइनस वाले को हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा I1 गुणे P बराबर हो जाएगा I2 गुणे R के। तो इसे हम लोग इक्वेशन मान देते हैं। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा लूप बचा हुआ है B C D B, यानी कि जो हमारा सेकंड बंद पास है B C D B, इसमें भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग B पॉइंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर I1 धारा है वो Q प्रतिरोध से जाएगी तो हो जाएगा I1 गुणे Q। इसके बाद हम लोग C पॉइंट पर तक धारा पहुँच जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हम प्रतिरोध कहाँ जाएंगे, S पर जाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि S जो है इसमें जो करंट जा रही है ना वो C से D की ओर नहीं आ रही है और हम किधर
सेंटर से आ रहे हैं सी से डी की ओर और करंट इसके अपोजिट डी से सी की ओर जा रही है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। तो लिखेंगे माइनस एस और इसमें मल्टीप्लाई होगा I2 का। इसके बाद हम डी से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर धारा मापी दिख रहा है और धारा मापी में संतुलन की अवस्था में धारा कितनी है, 0 है। तो हो जाएगा 0 गुणे जी और इन सब का जो बीजगणित योग होगा ये 0 के बराबर होगा किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा I1 गुणे Q माइनस I2 गुणे S प्लस 0 गुणे जी बराबर 0। और जब हम जी का गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ में जो हमारा माइनस वाला है I2 गुणे S, इसे हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा I1 गुणे Q बराबर हो जाएगा I2 गुणे S के। इसे हम इक्वेशन मान देते हैं। अब हम अपने जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों का क्या करते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 3 से विभाजित कर देते हैं। मीन्स भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो दायां पक्ष है इसे दायां पक्ष को भाग देंगे और जो हमारा बायां पक्ष है इसको बाएं पक्ष से भाग देंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा I1 गुणे P, इसके बटे में क्या आ जाएगा समीकरण 3 से I1 गुणे Q और ये बराबर हो जाएगा समीकरण 2 से I2 गुणे R और इसके बटे में क्या आएगा समीकरण 3 से I2 गुणे S। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा I1 गुणे P बटे I1 गुणे Q बराबर हो जाएगा I2 गुणे R बटे I2 गुणे S। तो इस प्रकार से I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू के दूसरे साइड में I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा P बटे Q बराबर हो जाएगा R बटे S के। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यदि हमें जो प्रतिरोध है P Q इसका अनुपात पता हो, मीन्स या तो इसका अनुपात पता हो या तो प्रतिरोध P और Q का मान पता हो और हमें प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो, मीन्स इन चारों में से अगर हमें किसी 3 का मान ज्ञात है तो हम अगले प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। मीन्स यदि हमें P Q का अनुपात पता हो और प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो तो हम अज्ञात प्रतिरोध जो S है इसकी गणना इससे कर सकते हैं। सेतु में संतुलित होने पर, जब हमारा सेतु संतुलित होगा तो सेल जो हमारा सेल लगा है और धारा मापी इनकी स्थितियां हम बदल भी देंगे ना तो सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब? जब हमारा सेतु संतुलित होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी AC है, जो भुजा हमारी सेतु की AC है और जो BD भुजाएं हैं ये संयुग्मी भुजाएं कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी? संयुग्मी भुजाएं। और जो हमारा सेतु है ये सबसे अधिक सुग्राही कब होता है? ये सबसे अधिक सुग्राही तब माना जाता है, सबसे अधिक अच्छा तब माना जाता है जब जो चारों प्रतिरोध है ना P Q R S ये एक ही कोटि के हों तो हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है ये सबसे अधिक सुग्राही माना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी कवर करेंगे। थैंक यू।